शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहब कैसे हो आप लोग? बोल बिडू बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों, रिलेटेड सर्विसेज क्या होते हैं? वो सर्विसेज जो ऑडिट नहीं है, वो सर्विसेज जो रिव्यू नहीं है, वो सर्विसेज जो तुम्हारे अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। तो जो बच जाते हैं वो तुम्हारे पास में रिलेटेड सर्विस होते हैं। मतलब जो तुम्हारे बाकी के कैटेगरी, इसमें तुम्हारे पास में रिटर्न, टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर करना ऐसा आ सकता है, कंसल्टेंसी एक्टिविटी, ऐसा बहुत सारे सर्विसेज आ सकते हैं। लेकिन जब जब स्टैंडर्ड की बात आती है, दो ही एंगेजमेंट कवर होते हैं। कौन से? एक है तुम्हारा एग्री अपॉन प्रोसीजर का एंगेजमेंट एंड दूसरा है कंपाइलेशन एंगेजमेंट। एग्री अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट की बात करते हैं। एग्री अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट क्या होता है? जहां पे तुम और मैनेजमेंट क्या करोगे? एग्री करोगे कि सर्टन प्रोसीजर परफॉर्म करना है। वाह 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 सर, क्या क्या समझा दिया। अरे भाई सुन तो, एक मिनट मेरी बात तो सुन। क्या करोगे? एक आइटम को सिलेक्ट करोगे तुम, किसी भी, फॉर एग्जांपल रिसीवेबल का आइटम सिलेक्ट किया। अब मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि तू बस इतना इतना ही चेक कर। वो बोलेगा तू क्या कर ले, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगा, ये ट्रायल बैलेंस के साथ में मैच कर, ये दो तीन एक्टिविटी परफॉर्म कर और हो गया तेरा काम। तो उतना ही एक्टिविटी तुमको क्या करना है, उतनी ही प्रोसीजर तुमको परफॉर्म करने हैं एंड उसके ऊपर तुमको रिपोर्ट देना है। रिपोर्ट जो जाता है ना, वो तुम्हारा फैक्चुअल फाइंडिंग का रिपोर्ट जाता है। फैक्चुअल फाइंडिंग का रिपोर्ट जाता है दोस्त। फैक्चुअल फाइंडिंग का मतलब एश्योरेंस नहीं, एश्योरेंस नो को बाबा, क्या देने का है? फैक्चुअल फाइंडिंग देने का है। और सर और एक चीज समझो, यहाँ पे तुम्हारे पास में स्पेसिफिक अकाउंट और आइटम के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे कि रिसीवेबल पेएबल है, तो सर कंफ्यूजन की बात आती है कि स्पेसिफिक अकाउंट आइटम की अगर बात हो रही है ना, तो हमको कैसे समझेगा कि एंगेजमेंट हमारा जैसे 805 का है कि एंगेजमेंट हमारा एयूपी का एंगेजमेंट है, कैसे समझेगा? तो भाई साहब सिंपल सी बात आती है, ऐसे 805 ऐसे है, मतलब ऑडिट की बात करता है। और जब जब तुम्हारे क्वेश्चन में ऑडिट ऑफ रिसीवेबल, ऑडिट ऑफ पेएबल दिखेगा, समझ जाना ऐसे 805 का एंगेजमेंट है। सर एयूपी एंगेजमेंट कब आता है? तो यहाँ पे तुमको स्पेसिफिक प्रोसीजर अगर बता देते हैं, जैसे कि कंफर्मेशन ऑब्टेन करना है, वेरिफिकेशन करना है, ऐसे अगर प्रोसीजर बता देते हैं तो समझ जाना एयूपी एंगेजमेंट है। और ऊपर से तुमको धीरे धीरे चीजें क्लियर और हो जाएगी। सर अगर तुम्हारे पास में एयूपी का क्वेश्चन आता है ना, तो ज्यादातर केस में तुम्हारे पास में दो ही क्वेश्चन बनेंगे, एक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड दूसरा बनेगा रिपोर्टिंग का। ठीक है, तो रिपोर्टिंग में क्या जाना चाहिए, तो तुम्हारे पास में एयूपी में आएगा। और दूसरी चीज जो तुम्हारे पास में ऐसे 805 है ना, उसके ऊपर जब क्वेश्चन बनेगा ना, तो पूछेंगे कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में क्या जाता है एंड सिंगल एफएस या फिर एलिमेंट एफएस में क्या जाता है। ठीक है, उसका कंसिडर करना इंप्लीकेशन कंप्लीट सेट का सिंगल एफएस के ऊपर, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, वो तुम्हारे ऐसे 805 में आते हैं। धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात सर, आप मैनेजमेंट हो, मैं कौन हूँ? मुझे एंगेजमेंट को परफॉर्म करना है, एयूपी एंगेजमेंट को, तो मैं बनूंगा प्रैक्टिशनर। सर क्या मैं ऑडिटर हो सकता हूँ? क्या हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ। मतलब क्या, देखो ऑडिटर जो है ना, इसका वर्ड यहाँ पे उन्होंने यूज किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या है, हम वही बंदे हैं जो हमारे एफएस का ऑडिट करते हैं। वो बंदे हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सर कुछ छाट छूट प्रोसीजर परफॉर्म करके निकल जाने का है और कुछ नहीं ना। मेरा काम क्या है, मैं ऑडिटर हूँ ना हो, मेरे को चार चीजें चेक करने के लिए बोली है, मैं आऊंगा, चार चीजें चेक करूंगा, निकल जाऊंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं ऑडिटर हूँ नहीं हूँ, क्या फर्क पड़ता है? चार चीजें चेक करूंगा, बाद में घर जाऊंगा, बात खत्म। सर तो सबसे पहले ये समझना होता है कि एग्री अपॉन प्रोसीजर का एंगेजमेंट जब अगर अपन ने कर लिया, तो रिपोर्ट क्या जाता है, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं समझेगा तुमको एंगेजमेंट नहीं समझेगा। तो सबसे पहले रिपोर्ट के ऊपर आ जाते हैं। हमेशा की तरह अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्ट के ऊपर आ जाते हैं। आ जाइए दोस्त, एक मिनट में फटाफट रिपोर्ट को देख लेंगे। वैसे तो हमने बहुत डिटेल में देखा है, अब बस हमको क्या करना है, ओवरव्यू करना है। सर तुम कौन हो? तुम हो मैनेजमेंट। मैं कौन हूँ? मैं हूँ प्रैक्टिशनर, जो क्या करता है, एयूपी एंगेजमेंट को परफॉर्म करता है तुम्हारे रिसीवेबल के ऊपर। अब मुझे तुमको रिपोर्ट दे देना है। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले बता दूंगा कि सर आप मेरी बात सुनो, मैंने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं ना, वो हमने जो एग्री किए थे ना, वही प्रोसीजर मैंने परफॉर्म किए थे। आपने जो चार प्रोसीजर मुझे बताए थे, वही प्रोसीजर मैंने चार परफॉर्म किए हैं। ठीक है, किसके ऊपर किए हैं? अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर किए हैं। अकाउंट रिसीवेबल एज ऑन 31 मार्च, उसके ऊपर मैंने क्या किए हैं, वही प्रोसीजर चार परफॉर्म किए हैं। और हमारा जो एंगेजमेंट है ना, वो हमारा एंगेजमेंट है ना SRS 4400 के हिसाब से होता है। और सर जो हमारा पर्पस है ना, वो पर्पस क्या है कि बस आपको मदद हो जाए, बस आपको मदद हो जाए कि जो अकाउंट रिसीवेबल है ना, वो सही है कि गलत है, ये इवेल्युएट करने में आपको मदद हो जाए। इसी वजह से बस इतना सा हमारा पर्पस है और कुछ नहीं है।
ठीक है। तो हमने आपने और हमने जो मिलकर डिसाइड किए हैं, जो आपने हमको बोला है 4 प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, वो 4 प्रोसीजर मैंने परफॉर्म करे हैं। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमने 4 प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं। इसके नतीजे क्या आए हैं, देखो इसके नतीजे आए हैं हमारे पास में 1 में कुछ फाइंडिंग नहीं है, सब सही है। 2 में कुछ फाइंडिंग नहीं है, सब सही है। 3 में कुछ फाइंडिंग नहीं है, सब सही है। 4 में कुछ फाइंडिंग नहीं है, बस कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, मतलब कुछ कुछ चीजें तुमको देखनी पड़ेगी, ये एक्सेप्शन है, तो इसको हमने आपको बता दिया, बात खत्म, बात खत्म। तो हम तुमने जो एग्री किया था उसके हिसाब से सारी चीजें हो चुकी है। लेकिन सर आप एक चीज को ध्यान दे दो, क्या ध्यान देना है, देखो सर ये जो हमारा एंगेजमेंट है ना, ये हमारा ऑडिट या फिर रिव्यू का एंगेजमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते, हमने बस आपको बता दिया कि ये प्रोसीजर फाइंड करे हमने, इसके ऊपर कुछ नहीं है, जो जो एक्सेप्शन है वो आपको हमने बता दिया। इसमें हमारा ओपिनियन एश्योरेंस कुछ नहीं जाता है, क्योंकि ये ऑडिट रिव्यू नहीं है, ठीक है सर। उसके साथ में हम ये बता देंगे कि सर अगर हमने ऑडिट या फिर रिव्यू किया होता ना, तो हमको बहुत सारे हमने क्या किए होते, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म किए होते। अगर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म किए होते तो उसको हमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता, और हम क्या करते उसके ऊपर आपको रिपोर्ट कर देते, ठीक है सर। और एक चीज़ है, फिर से एक बार, हमारा जो पर्पस है ना वो बस इतना है कि आपको हम मदद कर पाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमने उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट दिया है, लेकिन इस रिपोर्ट को हमने आपको दिया है, इसको तुम किसी और को मत भेजना, ऑडिटर ने दिया है करके ऐसे किसी और को मत भेजना, ये बस तेरे मेरे बीच की बात है, ठीक है, तेरे मेरे दरमिया जो भी होता है इतना ही होना चाहिए, किसी और को ये रिपोर्ट प्लीज शेयर मत करो। और जो हमने चेक किया है ना, हमने स्टार्टिंग में ही बोला है बस रिसीवेबल चेक करे है, हमने बस रिसीवेबल चेक करे हैं, एंड पूरा एफएस हमने चेक नहीं किया है। सर रिपोर्ट में क्या क्या जाएगा, सबसे पहले मैं आपके आगे आके बता दूंगा कि हमने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं ना, वो हमने एग्री किए थे तुम्हारे साथ में। हमने किसके ऊपर किए हैं, अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर करे हैं एज ऑन 31 मार्च, ठीक है सर। हमने जो एंगेजमेंट परफॉर्म किया है SRS 4400 के हिसाब से किया है। हमारा पर्पज है कि तुमको बस मदद हो जाए, सोडली टू असिस्ट यू इन इवेल्यूटिंग वैलिडिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, तुमको अकाउंट रिसीवेबल समझने में बस मदद हो जाए, इतना ही पर्पस है हमारा। हमारे तुम्हारे बीच में जो प्रोसीजर हुए थे ना, वो क्या हुआ था, ऑब्टेन एंड चेक ट्रायल बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, वो हमने कर लिया है। दूसरा प्रोसीजर था कि कस्टमर जो मेजर कस्टमर है ना, उसका लिस्ट वगैरह चेक करना, आउटस्टैंडिंग बैलेंस वगैरह चेक करना। तीसरा प्रोसीजर था उसके एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगाना, एंड चौथा प्रोसीजर था हमको रिकंसिलेशन करना, रिकंसिलेशन को ऑप्टेन करके चेक करना, ठीक है। ये 4 प्रोसीजर थे। तो पहला प्रोसीजर हमने जब फाइंड किया तो हमको लगा कि सब कुछ एडिशन करेक्ट है। जब हमने दूसरा किया तो हमको समझ में आ जाता है कि सारे अमाउंट एग्रीमेंट में है। जब हमने तीसरा प्रोसीजर परफॉर्म किया तो हमको समझ में आता है कि सारे कस्टमर जो है ना, सबके एक्सटर्नल कंफर्मेशन है हमारे पास में। जब चौथा प्रोसीजर परफॉर्म किया ना रिकंसिलेशन का, तब हमको समझ में आता है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारे पास में एक्सेप्शंस में है, तो एक्सेप्शंस को हमने डिटेल में तुमको लिस्ट अटैच करके दे दिया है, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या बता देंगे, उसके बाद में बता देंगे ये ऑडिट रिव्यू नहीं है, इसकी वजह से अपन एश्योरेंस जो है ना प्रोवाइड नहीं करते हैं। हालांकि अगर हमने ऑडिट रिव्यू किया होता तो हमने एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म किए होते, एंड उसके ऊपर के अदर मैटर जो है ना उसको हमने आपको रिपोर्ट किया होता, अगर ऑडिट रिव्यू होता तो। लेकिन यहाँ पे हमारा पर्पस क्लियर है, आपको मदद करना है, और ये जो हमारा रिपोर्ट है बस आपके लिए है, किसी और को मत भेजो। और यहाँ पे बस हमने अकाउंट रिसीवेबल चेक किया है, हमने पूरा एफएस चेक नहीं किया है, ठीक है। बस इतनी सी बात मैं आपको बता दूंगा जब मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा। तो सर आ जाइए वापस, इस चीज़ को ध्यान में रख के वापस आ जाइए। तो हमने देखा कि ऑडिटर तुम्हारा नॉट नेसेसरीली तुम्हारा क्या होना चाहिए, ऑडिटर होना चाहिए, वो तुम्हारा प्रैक्टिशनर होगा, बस इतनी सी बात आती है। एग्री अपन प्रोसीजर में क्या होता है, यहाँ पे फैक्चुअल फाइंडिंग का रिपोर्ट जाता है, यहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं जाता है, कोई भी एश्योरेंस नहीं जाता है, चाहे एग्री अपन प्रोसीजर हो या फिर कंपाइलेशन एंगेजमेंट हो, कोई एश्योरेंस नहीं जाता है, ये तुम्हारे नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ठीक है। तो एग्री अपॉन एंगेजमेंट टू इवेल्युएट वैलिडिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल में तुम्हारे पास में क्या क्या प्रोसीजर आ सकते हैं, जो हमने 4 बात करी ना, मेजर सप्लायर के नाम, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट, अमाउंट इन ट्रायल बैलेंस क्या है तुम्हारा, ऑब्टेनिंग सप्लायर स्टेटमेंट और कंफर्मेशन, एंड तुम्हारा सच स्टेटमेंट कंफर्मेशन तुमको ट्रायल बैलेंस के साथ में कंपेयर करना है। ऐसे वाले जो प्रोसीजर होते हैं ना, ये तुम्हारा एयूपी एंगेजमेंट में आते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा एक्चुअल फाइंडिंग के ऊपर रिपोर्ट जाता है, तुम्हारा एश्योरेंस नहीं जाता है, विदाउट प्रोवाइडिंग एश्योरेंस, ठीक है। वेरिएशन इन बैलेंसेस वगैरह तुम इसमें चेक कर दे हो, ठीक है। ये होता है तुम्हारा एयूपी एंगेजमेंट, ठीक है। ये है तुम्हारा एयूपी एंगेजमेंट, ये तुम्हारा ऑडिट नहीं है, ये तुम्हारा स्पेसिफिक एग्रीड अपॉन
प्रोसीजर को परफॉर्म करके तुम क्या करोगे, अपना रिपोर्ट इशू करोगे। सर यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे बात आती है, जो हम एंगेजमेंट में जाने वाले हैं ना, यहाँ पे तुमको इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है क्या, इथिकल प्रिंसिपल को कंप्लाई करना है क्या। तो देखो इथिकल प्रिंसिपल को कंप्लाई करके चलना है तुमने। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंडक्ट, टेक्निकल स्टैंडर्ड, सबको कंप्लाई करके चलना है। लेकिन सर इंडिपेंडेंस को करना है क्या, इंडिपेंडेंस को कंप्लाई करके चलना है क्या, नहीं दोस्त, जरूरत नहीं है, नहीं करना है तुमने, जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिपेंडेंस को कंप्लाई करने की। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के ऐसे 800 में बोला था कि इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट आएगा आएगा आएगा। अभी चिल्ला चिल्ला के तुमको बता रहा हूँ कि एयूपी एंगेजमेंट में इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है ना भाई, क्या इंडिपेंडेंस करने का है मेरे को, तू बता। मैं आऊंगा, 4 चीजें चेक करूंगा, घर जाऊंगा, बात खत्म ना। क्या इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट है। तो सर इसमें इथिकल रिक्वायरमेंट क्यों है, समझ जा, इथिकल रिक्वायरमेंट क्यों है। एक तो चीज है, देखो इसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंशियलिटी आता है। तो भाई साहब जो हमारे बीच में होगा ना, तो मैं किसी और को तो नहीं बताऊंगा, कॉन्फिडेंशियलिटी आएगा। जो प्रोफेशनल कंडक्ट है वो मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, अपना प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना पड़ेगा। उसको समझना चाहिए कि सीए ने किया है ना भाई चेक, टेक्निकल स्टैंडर्ड को अडेयर करना पड़ेगा। मेरे पास में कॉम्पिटेंस होना चाहिए कि मैं वो चीज़ों को चेक कर पाऊँ। मेरे पास में इंटीग्रिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। सर इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑब्जेक्टिविटी का क्यों है, कंफ्यूजन हो सकता है। देख भाई ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तूने रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं करना है किसी के बायस में आके, प्रेशर में आके। इंडिपेंडेंस मतलब तू एंटिटी में इंडिपेंडेंस है कि नहीं है, ये चीज चेक होती है। तो जैसे कि अगर किसी ने तुमको बोल दिया है कि भाई साहब मैं तुमको पैसे देता हूँ, तुम इस चीज को तुम क्या करो, रिपोर्ट मत करो मैनेजमेंट को, तो भाई साहब ये गलत है ना। तो तुम क्या कर रहे हो, किसी के बायस में आके, किसी के प्रेशर में आके, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से तुम क्या करते हो, रिपोर्ट को अपने चेंज करोगे। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिविटी होता है, तो रिपोर्ट को तुमने ऐसे चेंज नहीं करना है। तो इसी वजह से ऑब्जेक्टिविटी का रिक्वायरमेंट आएगा, इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है बस। लेकिन अगर लॉ रिक्वायरमेंट, लॉ रेगुलेशन, लॉ भाई ने बोल दिया तो भाई साहब हमको तो सब कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जब जब लॉ भाई बोलता है तो हमको तो मानना ही पड़ता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज आती है। देखो एक तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है, परफॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है, बात खत्म। एक्सेप्ट करना है, परफॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है तुम्हारे पास में। ऑडिटर मस्ट एंश्योर ऑल पार्टीज रिसीविंग एयूपी रिपोर्ट, उनके पास में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एग्रीड प्रोसीजर का एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट का। मतलब जब भी तुम एंगेजमेंट में जाओ, सबको सब कुछ पता होना चाहिए कि एंगेजमेंट में होने क्या वाला है और कैसे कैसे होने वाला है। ठीक है सर, तो तुम क्या करो, एकदम स्टार्ट में ही उनको बता दो, उनके साथ में टर्म्स में एग्री करके ले लो कि इस एंगेजमेंट में क्या होने वाला है। तुम क्या करो, एकदम स्टार्ट में उनके साथ में एग्री करके ले लो कि इस एंगेजमेंट में क्या होने वाला है। ठीक है सर, देखो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हमारा रिसीवेबल है एज ऑन 31 मार्च, वही हम चेक करेंगे, बात खत्म। फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो पर्पस है ना, वो पर्पस क्या है हमारा, तुमको मदद करना। तो स्टेट करो पर्पस क्या है एंगेजमेंट का। ठीक है, 2 चीज बता दिए तुमने। ठीक है, देखो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आइए। हमने क्या बताया था कि हमको अकाउंट रिसीवेबल एज ऑन 31 मार्च चेक करना है, और हमारा पर्पस क्या है कि तुमको मदद करना है। फिर हमने क्या बता दिया कि ये 4 प्रोसीजर ही हम परफॉर्म करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। और इसके ऊपर के रिपोर्ट है ना, यही 4 चीजें, 4 चीजों के ऊपर हम रिपोर्ट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बस उतनी ही चीज तुमने यहाँ पर बता देनी है। सबसे पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया, रिसीवेबल है एज ऑन 31 मार्च। फिर पर्पस क्या है कि तुमको मदद करने के लिए हमने इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट किया है। तीसरी चीज, प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे, तो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर कौन से अप्लाई हो जाएंगे, इतना तुमने बता दिया। अब सर समझने की बात ये आती है कि अपन क्या बोलते हैं कि हमारा जो एंगेजमेंट है ना, वो हमारा एंगेजमेंट जो है ना, वो हमारा एंगेजमेंट तुम्हारा ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है। ठीक है, यही चीज तुमने क्या करनी है, उनको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में इंश्योर करके देनी है कि ये हमारा ऑडिट या फिर रिव्यू नहीं है। इसी वजह से हम एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम बस फैक्चुअल फाइंडिंग के ऊपर रिपोर्ट देंगे। तो ये जो नेचर ऑफ एंगेजमेंट है ना, कि ये ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है, ये तुम्हारा फैक्चुअल फाइंडिंग के ऊपर रिपोर्ट जाता है। यही चीज तुम क्या करो, उनके साथ में टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में, टर्म्स में तुम क्या कर लो, एग्री करके ले लो, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में एग्री करके ले लो। ठीक है, और एक बात आती है कि हमने तुमने तेरे मेरे बीच में जो है ना, तो हमारे बीच में ही रहना चाहिए।
हमने तुमको रिपोर्ट दिया है ना, वो किसी और को देख के हमको दगा मत दे दो, हमको धोखा मत दे दो। तो जो हमारे तेरे मेरे बीच में जो रिपोर्ट है ना, वो हमारा लिमिटेशंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग, वो तुमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके चलना है, बस इतनी सी बात आती है। व्हेन सच लिमिटेशन वुड बी कॉन्फ्लिक्ट विद लीगल रिक्वायरमेंट, ऑडिटर वुड नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट। अगर वो लीगल रिक्वायरमेंट को कॉन्फ्लिक्ट करता है तो तुमने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो सर मैटर में क्या जाएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले तुम क्या कर लो, उस पार्टी के साथ में, अब देखो दो पार्टीज है, तुम क्या करो उस पार्टी के साथ में एग्री करके ले लो कि हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या चेक करने वाले, रिसीवेबल। नहीं तो वो बाद में आके बोलेंगे पेएबल चेक करना है, क्या नहीं, रिसीवेबल चेक करना है। एग्री करके ले लो रिसीवेबल चेक करना है। उसके बाद में बोलो एज ऑन 31 मार्च वाला चेक करना है। उसके बाद में बोलो अपना जो है ना काम, हमको स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, उतने ही अपन करेंगे। उसके बाद में बोलो कि हमारा एंगेजमेंट है ना, उसके ऊपर जो रिपोर्ट जाता है ना, फैक्चुअल फाइंडिंग का जाता है, ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है, तो एश्योरेंस अपन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये हमारा एंगेजमेंट का नेचर है। उसके बाद में तुम क्या बोलो, उसके बाद में बोलो कि हमारा जो पर्पस है ना, पर्पस क्या है हमारा, और जो पर्पस है कि तुमको बस हम हेल्प करने के लिए कर रहे, उसके लिए तुम क्या करो, अपने जो रिपोर्ट है जो हम देंगे ना, उसको तुम डिस्ट्रीब्यूट मत करो किसी और को। ये हो गया तुम्हारा मैटर टू बी एग्री, इसके ऊपर तुम दोनों ने एग्री कर लिया। अब बात आती है एंगेजमेंट लेटर तुम्हारा जाएगा, ठीक है, एंगेजमेंट लेटर तो जाएगा, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है कि ऑडिटर का एक्सेप्टेंस तुमको कंफर्म हो जाएगा एंड इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगा। कौन सा मिसअंडरस्टैंडिंग सर, 1 मिनट दे दो, अभी दिखा देता हूँ तुमको। ये लो, 210 में जब अपन गए थे, हमारे जो एंगेजमेंट लेटर में तुम्हारे पास में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या जाता है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ऑडिटर का जिम्मेदारी, फॉर्म एंड कंटेंट, ये सारी चीजें है ना, बस इसी के बारे में बात होती है। इसी के बारे में तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड ऑडिटर का जिम्मेदारी, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड, बस इतनी सी बात आती है। यही चीज़ तो एंगेजमेंट लेटर के बारे में बात होती है जो ऐसे 210 में होती है। और सर चीज़ और क्या है, एंगेजमेंट लेटर में तुमने और कौन सी चीज़ ऐड करनी है, एंगेजमेंट लेटर में तुमने ये चीज़ ऐड करनी है, जो तुम्हारे पास में प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ना 4, वो 4 के 4 प्रोसीजर का लिस्ट डाउन करो तुम्हारे एंगेजमेंट लेटर में, जो तुमको परफॉर्म करने हैं। और ये जो तुमको फैक्चुअल फाइंडिंग के ऊपर रिपोर्ट देना होता है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा रिस्ट्रिक्टेड है ना, इसको भी तुम क्या करो एंगेजमेंट लेटर में ऐड कर लो। तो आखिरी के जो 2 पॉइंट है ना, ई एंड डी, यही 2 पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात होती है, यही 2 पॉइंट, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोसीजर है तो उसको एंगेजमेंट लेटर में डाल दो, एंड जो लिमिटेशन है उसको भी एंगेजमेंट लेटर में डाल दो, बात खत्म, बात खत्म। ये हो गया हमारा एक्सेप्टेंस के टाइम में अपन ने सारा एग्रीमेंट कर लिया। अब बात आती है परफॉर्म करना है, तो भाई साहब परफॉर्म क्या करना है, वो जो 4 प्रोसीजर थे ना उसी को परफॉर्म करना है, जो हमने एग्री किया था उसको ही परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जो परफॉर्म करना ना, उसमें कुछ नहीं, जो प्रोसीजर तुमने एग्री किए है उसके ऊपर परफॉर्म करके रिपोर्ट दे दो, बात खत्म। बस इन्होंने ना इतना उनको थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा था, इसकी वजह से उन्होंने एडिशनल दे दिया कि इसमें प्रोसीजर जो है ना उसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, देखो इंक्वायरी, एनालिसिस, रिकम्प्यूटेशन, कंपैरिजन, एक्यूरेसी चेक, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन, ये सब आ सकता है। भाई आ सकता है तो आने देना, हमको क्या फर्क पड़ता है, आ सकता है ना, इंस्पेक्शन आ सकता है तो आने दे, अपन कर लेंगे, कंफर्मेशन आ सकता है तो आने दे, अपन कर लेंगे, ऑब्जर्वेशन हम कर लेंगे, इंक्वायरी अपन कर लेंगे, तो जो भी आ सकता है आने देना, हमको क्या टेंशन है। तो इसमें क्या आ सकता है इसके बारे में बात करिए, लेकिन करेंगे क्या, अपन वही करेंगे जो हमने एग्री किया है। ये सब तो आ सकता है, अपन करेंगे क्या, वही करेंगे अपन जो हमने एग्री किया है, तो बात खत्म, ठीक है। प्लानिंग में तो कुछ है नहीं, एकदम प्लान करो इफेक्टिव एंगेजमेंट हो जाएगा, बात खत्म। तो बस दम ही नहीं है, दम है तुम्हारा बस रिपोर्ट में। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक बनेगा ये जो मैटर टू बी एग्रीड का एक क्वेश्चन बनेगा, दूसरा बनेगा तुम्हारा रिपोर्ट का। अभी रिपोर्ट में भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए करते हैं रिपोर्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एयूपी एंगेजमेंट के ऊपर, उसमें तुमको पर्पस डिस्क्राइब करना पड़ेगा, एयूपी ऑफ एंगेजमेंट इन सफिशिएंट डिटेल टू एनेबल, हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियरली मेंशन करो, वो सब ठीक है, ये मेंशन करते अपन, ऑडिट नहीं है हमारा, रिव्यू नहीं है, वो मेंशन करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या आएगा तुम्हारा, कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। देखो कन्फर्मेशन बोला है तुमको, ऑडिट बोला है क्या, नहीं बोला है, तो कन्फर्मेशन बोला है, इसका मतलब कोई प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है, तो ये तुम्हारा एयूपी आएगा, ऐसे 800 नहीं आएगा, ठीक है। वही बैलेंस है जो तुम्हारे 10 लाख के ऊपर है, तो यहाँ पे और स्पेसिफिक हो गए हो, ठीक है। प्रिपेयरिंग एंड सेंडिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना है तुमको, तो ये भी तुमको प्रोसीजर बोला है, ऑडिट बोला है क्या, नहीं बोला है। एनालिसिस ऑफ वेरिएशन करना है तुमको, सबमिशन करना है रिपोर्ट का, तो कौन से पॉइंट है जो तुमको रिपोर्ट में ऐड करने पड़ेंगे उस एंगेजमेंट के लिए। क्वेश्चन क्या आएगा, कौन से पॉइंट है जो तुमको रिपोर्ट में ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ें तुमको समझनी पड़ेगी, तुमको उसका ऑडिट रिपोर्ट समझना पड़ेगा। लेकिन रिपोर्ट तो अपन ने देख लिया है, तो अभी बात ही नहीं है, दिक्कत की बात ही नहीं है। अपन ने क्या देखा है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, हमने प्रोसीजर कौन से परफॉर्म किए हैं, जो हमने एग्री किए हैं, किसके ऊपर, अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर। एज ऑन 31 मार्च हमारा एंगेजमेंट SRS 4400 के हिसाब से हुआ है। फिर हमने बोला कि हमारा जो पर्पस था वो आपको मदद करना था। फिर 4 प्रोसीजर थे, उसको अपन ने नोट डाउन किया। उसके ऊपर फाइंडिंग थे, उसको अपन ने नोट डाउन किया। फिर हमने बता दिया कि ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है, तो इसी वजह से एश्योरेंस नहीं जाता है। अगर हमने ऑडिट किया होता, अगर हमने रिव्यू किया होता, तो हमने एडिशनल प्रोसीजर को परफॉर्म किया होता। अगर उस प्रोसीजर को परफॉर्म किया होता तो हमारे रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन हमारा पर्पस क्या था, बस आपको मदद करना। तो इस वजह से तुम एक चीज़ को ध्यान दे दो, जो हमारे तुम्हारे बीच में है ना, उसको किसी और को मत बताना, मतलब रिपोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट मत करना। और एक ध्यान देना, रिसीवेबल के ऊपर ही हमने ऑडिट किया है, हमने सॉरी रिसीवेबल के ऊपर ही हमने प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, हमने पूरे FS के ऊपर नहीं करे हैं। बस यही सारी चीजें तुमको रिपोर्ट में देनी पड़ती है, बात खत्म। देखो, टाइटल, एड्रेस, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, ये तो सेम टू सेम चीज आती है हर रिपोर्ट में। तुमको क्या करना होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि काम किसके ऊपर करते हो। तो तुम्हारा फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करो। जैसे हमारे केस में रिसीवेबल है, ठीक है, उसके ऊपर तुमने AUP लगाना है, तो उसको तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद में देखो, प्रोसीजर परफॉर्म जो है ना, वो हमने एग्री किए थे, ये तुमने बता दिया। आओ इधर आओ, आओ आओ। प्रोसीजर जो है ना, हमने एग्री किए हैं तुम्हारे साथ में अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर। तो सबसे पहले तुमने क्या किया है, अकाउंट रिसीवेबल को आइडेंटिफाई किया है, मतलब फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया है। प्रोसीजर जो परफॉर्म किए है ना, उसके ऊपर हमने एग्री किया है, ये तुमने उनको बता दिया। हमने SRS 4400 के हिसाब से ऑडिट किया है, प्रोसीजर परफॉर्म किए है, ये तुमने बता दिया। हमारा जो पर्पस था ना, ये तुमको हेल्प करना था, टू असिस्ट यू इन इवेल्युएटिंग अकाउंट रिसीवेबल, इसको इसके बारे में तुमने बता दिया। और फिर तुमने प्रोसीजर को लिस्ट डाउन किया, 4 प्रोसीजर थे, एंड उसके ऊपर फाइंडिंग जो आते हैं उसको तुमने लिस्ट डाउन किया। देखो सर, यहाँ पे तुमने बता दिया SRS 4400 पर्पस क्या था, असिस्ट यू, एंड 4 प्रोसीजर थे, एंड उसके ऊपर के 4 रिपोर्ट थे, हमारे फाइंडिंग्स थे, ठीक है, विथ डिटेल तुम्हारा एक्सेप्शन के साथ में, एक्सेप्शन के साथ में हमने उनको बता दिया है। इतनी सी बात आती है तुम्हारा बेसिक बेसिक वाला पैरा, बेसिक बेसिक वाला पैरा, ठीक है। वैसे तो इतना है चीज, लेकिन बेसिक बेसिक क्या है, तुमने क्या बता दिया, सब चीजें जो तुमको AUP के लिए चाहिए थी वो सारी बता दी। क्या क्या बता दिया, रिसीवेबल को आइडेंटिफाई किया है तुमने, रिसीवेबल के बाद में देखो, रिसीवेबल को आइडेंटिफाई किया है तुमने, प्रोसीजर को एग्री किया है, SRS के हिसाब से किया है, एंड तुम्हारा पर्पस क्या था, प्रोसीजर कौन से थे, एंड फैक्चुअल फाइंडिंग क्या आते हैं। उसके बाद में हम क्या बोलते हैं, सर ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है, ना ही ऑडिट है ना ही रिव्यू है, इसकी वजह से एश्योरेंस एक्सप्रेस नहीं करते अपन। अगर ऑडिट होता, अगर रिव्यू होता, तो एडिशनल प्रोसीजर हमने परफॉर्म किए होते और उसको हमने रिपोर्ट किया होता। लेकिन हमारे तुम्हारे बीच में क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है, तो रिपोर्ट जो है ना रेस्ट्रिक्टेड है, उसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो। और सर, हमने जो एंगेजमेंट परफॉर्म किया है ना, वो बस अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर है, पूरे FS के ऊपर नहीं है। ये जो रिपोर्ट है ना, रिलेट करता है ओनली टू द एलिमेंट अकाउंट या फिर नॉन या फिर आइटम के ऊपर, एंड इट डज नॉट एक्सटेंड टू द एंटिटीज FS। बात खत्म। सर, रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, और एक बार देखो, सबसे पहले रिसीवेबल को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद में प्रोसीजर को एग्री किया है हमने, SRS 4400 के हिसाब से किया है। पर्पस क्या था हमारा, प्रोसीजर क्या थे, फाइंडिंग क्या थे। उसके बाद में ऑडिट रिव्यू नहीं है, इसकी वजह से एश्योरेंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ऑडिट रिव्यू होता तो एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके उसके ऊपर रिपोर्ट देते। लेकिन तुम्हारे मेरे बीच में क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है कि रिपोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट मत करो, और अकाउंट रिसीवेबल को बस हमने चेक किया है, पूरे FS को हमने चेक नहीं किया है। सर, बाकी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ नहीं है, जो मैटर इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास में, उस मैटर को तुमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट करके चलना है, बस बात खत्म। सर, 1 मिनट में आ जाओ इधर, और अपन करते हैं, जस्ट गिव मी मिनट। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन है 4400 के। देखो क्या पूछा है, टू इवेल्युएट वैलिडिटी ऑफ रिसीवेबल, ऑडिट पूछा है क्या, नहीं, तो AUP एंगेजमेंट है, तो 100 नेम्स है, बैलेंस है, ट्रेड रिसीवेबल का लिस्ट है, ये सारी चीजें तुमको बोली है। डिस्पाइट नॉट बीइंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर, शी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट, चलेगा क्या भाई, चलेगा ना, 4 प्रोसीजर परफॉर्म कर घर जा, ऑडिटर है नहीं है, लेन देन नहीं हमको, ठीक है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का नेचर क्या है, AUP एंगेजमेंट है, बात खत्म। फिर इट वॉज प्रॉपर टू हर टू एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट, हाँ भाई, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करने दे। फाइल रिपोर्टिंग, क्या प्रिकॉशन उसने लेने हैं, ताकि रीडर को ये चीज समझ में आ जाए कि रिपोर्ट में स्कोप को मिसअंडरस्टैंड ना करे।
तो जो रिपोर्ट में तुमने पॉइंट देखे हैं उसको चेक किया जाओ। कौन से वाले? जो आखिरी वाले जो है ना, आखिरी वाले किधर गए? ये जो आखिरी वाले है ना, ए वाले है, इसको अपन ने अलग से हाईलाइट किया था, आखिरी वाले, क्योंकि एश्योरेंस एक्सप्रेस नहीं करते हो, एडिशनल प्रोसीजर, रेस्ट्रिक्शंस और एफएस के ऊपर नहीं है पूरे, बस अकाउंट के ऊपर है ये वाले प्रोसीजर। तो बस सिंपल सी बात है, तुम बता दो कि एग्री अपॉन प्रोसीजर का एंगेजमेंट है, उसके बाद में SRS 4400 में आता है, वो एक्सेप्ट कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑडिटर नहीं है तो भी, ठीक है। उसके बाद में वो वाले प्रोसीजर तुम लिख के आ जाना। फिर वापस से आ जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ रिसीवेबल। ऑडिट बोला है क्या? नहीं। वेरिफिकेशन बोला है, कंफर्मेशन, रिकंसिलेशन बोला है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, कंफर्मेशन ऑब्टेन करना, वेरिफिकेशन, मतलब ये सारे क्या है? प्रोसीजर है। तो यहाँ पे तुमको समझ में आ जाता है। वेदर ही कैन गिव रिपोर्ट प्रोवाइडिंग सच एश्योरेंस एंड रीजनिंग बताओ। तो रिपोर्ट दे सकती है क्या एश्योरेंस का? एश्योरेंस नहीं दे सकती है, क्योंकि ये तुम्हारा AUP एंगेजमेंट है, ये तुम्हारा फैक्ट फाइंडिंग का एंगेजमेंट है, इसके ऊपर बस फैक्चुअल फाइंडिंग के ऊपर रिपोर्ट जाएगा, तुम्हारे पास में एश्योरेंस रिपोर्ट नहीं जाएगा। तो इसको पढ़ो और बोलो कि ये तुम्हारे पास में रिलेटेड सर्विसेज के डोमेन में आता है, एग्री अपॉन प्रोसीजर में आता है। इसमें एश्योरेंस रिपोर्ट तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, ओनली इशू रिपोर्ट स्टेटिंग फैक्ट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एश्योरेंस एंड कैन नॉट गिव रिपोर्ट प्रोवाइडिंग एश्योरेंस, कैन ओनली इशू फैक्चुअल रिपोर्ट। बात खत्म, बात खत्म, AUP एंगेजमेंट खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।